स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा है कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, ऐसे इंटरनेशनल जो होता ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि ये बोलते हैं कि सरकार को जो है, जो कि लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं। उदारीकरण आपको बच्चों समझ आ गया होगा। उदारीकरण के तहत क्या होता है कि सरकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नियंत्रण कम हो जाता है और वो जो है व्यापारिक जो अवरोध है वो हटा दिए जाते हैं। तो जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो उदारीकरण का फेवर कर रहे थे और उनका ऐसा कहना था कि विदेशी निवेश और विदेशी जो व्यापार है वो मुक्त रूप से होना चाहिए और उसे जो होता है सरकार को जो है उसके लिए उदारीकरण की नीति का समर्थन करना चाहिए। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक जो है वो हानिकारक है। मतलब गवर्नमेंट अगर इन पर फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो वो हानिकारक होता है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार होना चाहिए और विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। तो जो WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था, जो विश्व व्यापार संगठन था, उनका क्या कहना था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच किस तरीके का व्यापार होना चाहिए, मुक्त या फ्री जो होता है ट्रेड होना चाहिए। विश्व के सभी देशों की सरकार को अपनी नीतियां जो है वो लिबरल बनानी चाहिए, उसे और ज्यादा उदार बनाना चाहिए। अब विश्व व्यापार संगठन को थोड़ा समझ लेते हैं कि WTO है क्या। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो मुख्य रूप से जो WTO जो है वो मुक्त व्यापार पर जोर देता है और यह भी देखता है कि जो व्यापार है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया जाए। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। देखिए, WTO सभी राष्ट्रों के लिए, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, ये सभी देशों के लिए जो है वो ये बात कहता है कि हमें जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री ने ऐसा नहीं किया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है और इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। तो बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये है, आप पढ़ सकते हैं कि कृषि उत्पादकों के जो व्यापार है उस पर क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में कृषि जो है, जो एग्रीकल्चर है, उसका GDP में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे ज्यादा GDP भी जो है हमें इसी से मिलती है। लेकिन अगर हम USA या विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो वहाँ पे इतने ज्यादा जो वहाँ के जो कृषि जो अर्थव्यवस्था है वो इतना ज्यादा जो है वो कृषि मतलब कि जो एग्रीकल्चर होता है वो GDP को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। बहुत कम प्रतिशत जो है वहाँ की जो इकोनॉमी में जो है या वहाँ की GDP में कृषि का होता है। तो ऐसे जो विकसित राष्ट्र है जैसे कि US है, तो वो अपने फार्मर को क्या करता है, पैसा उपलब्ध कराता है ताकि वो अपने वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर सके। तो जो विकसित राष्ट्र है उनके साथ ऐसा, जो विकसित राष्ट्र जो है वो इस तरीके के नियम को फॉलो करते हैं।
तो विकासशील राष्ट्र जो है उनका कहना है कि हम तो चलिए WTO के तहत जो रूल्स है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हम अपने यहाँ पे व्यापारिक अवरोधकों को हटा रहे हैं, लेकिन क्या विकसित राष्ट्र भी WTO के रूल्स को मान रहे हैं क्या? नहीं, वो तो अपने जो है फॉर्मर को पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं और इस तरीके से WTO के जो व्यापारिक अवरोधक है उनके रूल्स को वो नहीं मान रहे हैं। तो क्या फ्री और फेयर ट्रेड है क्या? तो इस तरीके की बात विकासशील राष्ट्र के द्वारा की जाती है, जो कि जिसमें कि भारत भी शामिल है, कि भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है। अब हम देखते हैं भारत में वैश्वीकरण। जो हम इतना वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो आखिर में हम देखेंगे कि इस वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत पर, क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है कि खराब प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं और विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से विशेष रूप से लाभ किसको हुआ है? विशेष रूप से लाभ हुआ है शहरों में रहने वाले धनी उपभोक्ताओं को। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ज्यादा विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता को कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा चॉइस है और वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं उससे भी वो कम से कम कीमत में उनको मिल रही है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अब बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अगर अब उत्पादकों और श्रमिकों को देखें तो उन पर ग्लोबलाइजेशन का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए ये बुरा भी साबित हुआ है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अनेक निवेश में वृद्धि की, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। अगर हम 20 सालों को देखें तो MNC ने भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और इसीलिए किया है क्योंकि उनको इससे प्रॉफिट हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे कि सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश में रुचि दिखाई है। मतलब कि वो इन सारी चीजों को कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन या सेलफोन को ले रहे हैं, मोटर में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट है उनको दे रहे हैं, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है, जंक फूड है, बैंक है, इन सब में जो है वो इन्वेस्ट। और हम ये भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर जो है वो संपन्न वर्ग के लोग हैं, वो अमीर लोग हैं और इन उद्योग और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, इन उद्योगों के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे नए जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुए हैं और साथ ही इस उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिक और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ भी अर्जित किया है। इसके साथ साथ जो भारतीय कंपनियां हैं वो इस कंपटीशन से उनको बेनिफिट हुआ है, वो नई नई टेक्नोलॉजियों को उन्होंने सीखा है और इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ जो होता है उन्होंने सहयोग करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी गेन किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने योग्य बनाया है। आज हम वैश्वीकरण के सकारात्मक पक्षों को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक इसका सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इससे जो है कुछ भारतीय कंपनियों को इस MNC ने ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के लिए योग्य बनाया है। जैसे कि टाटा मोटर्स, जो मोटर गाड़ियां आप देखते हैं, इसके अलावा इंफोसिस IT, रैनबैक्सी दवाइयों के लिए, एशियन पेंट के लिए, सुंदरम फॉर्नर्स नट्स और बोल्ट्स के लिए, ये सारी ही ऐसी कुछ भारतीय कंपनियों के उदाहरण है जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। तो इनका केवल इंडिया में ही मार्केट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इनका नाम है और इनका मार्केट बन गया है।
वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनी, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एमएनसी ने विशेष रूप से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उन तो इसके साथ जो एमएनसी हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बहुत सारे नए अवसर प्रदान किए हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। आप देख सकते हैं इतने सारे जो कॉल सेंटर है जिसमें इतने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये सभी एमएनसी के कारण ही संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, लेखाकरण और प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें चाहे वो डाटा एंट्री हो, लेखाकरण हो या प्रशासनिक कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या फिर इंजीनियर के कार्य हो, वो सारी चीजें जो है अब हम विकसित देशों को निर्यात कर रहे हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझा कि वो क्या है और वो किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से उन्होंने उदारीकरण को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ जो होता है हमने ये भी देखा है कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आज हमने इसके सकारात्मक पक्षों को देखा।